हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन स्टडी। तो आज मैं लेके आई हूँ यूनिट 19, जो कि है उपनिवेशवादी इतिहास लेखन। तो आज ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले अनार स्कूल कंप्लीट किया था और उसके बाद में नेक्स्ट जो यूनिट 15 नहीं लेके आई, क्योंकि जो काफ़ी ज़्यादा हैं जिनकी श्योरिटी काफ़ी है कि वही क्वेश्चन आएंगे या वही चैप्टर से आएंगे, तो इसलिए मैं उन्हीं को पहले करा रही हूँ। और बाद में समय होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम और चैप्टर्स भी देखेंगे जो कि हमने पीछे छूट गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं इस चैप्टर की ओर। फर्स्टली हम सेम विवरण देखेंगे थोड़ा सा। चैप्टर का नाम है उपनिवेशवादी इतिहास लेखन। उपनिवेशवादी इतिहास लेखन के अर्थ को इस प्रकार समझा जा सकता है। एक तो उपनिवेशिक शासन के काल में उपनिवेश बनाए गए देशों का इतिहास। दूसरा, उपनिवेशवादी विचारधारा से प्रभावित इतिहासकारों से सामान्य रूप से जुड़े विचार था दृष्टिकोण। पहला तो जो उपनिवेश जब हमारा देश जो इंडिया है वो जब ब्रिटिशों द्वारा या फिर अंग्रेजों द्वारा जो गुलाम बनाया गया था, तो जो उपनिवेश बने हुए थे उस टाइम पे जो देश का इतिहास रहा वो कह सकते हैं पहला। दूसरा, उपनिवेशवादी विचारधारा, जो उपनिवेशवादी विचारधारा से उससे प्रभावित जो इतिहासकार थे उन्हें अपना उनका जो क्या दृष्टिकोण और विचार था वो हो सकता है। इसका प्रयोग ब्रिटिशकालीन भारत में पहले अर्थ में हुआ था आज़ादी मिलने के बाद। दूसरे अर्थ को महत्व प्रदान किया गया। ब्रिटिश शासनकाल में अधिकांश ब्रिटिशकालीन प्रमुख इतिहासकार सरकारी अधिकारी हुआ करते थे तथा उस समय उपनिवेशवादी इतिहास का अर्थ इतिहास में निहित स्कूल की अपेक्षा उसके विषय से संबंध था। इस स्कूल की आज आलोचना होती है तथा लोग उपनिवेशवादी इतिहास लेखन को प्रशंसा की दृष्टि से नहीं देखते हैं। इस अध्याय में उपनिवेशवादी इतिहास लेखन से संबंधित दोनों ही दृष्टिकोणों का अध्ययन किया गया है। अध्ययन के विषय के रूप में अगर देखा जाए तो एक अर्थ में उपनिवेशवादी इतिहास और विचारधारा के रूप में उपनिवेशवादी दृष्टिकोण परस्पर संबंध है। ब्रिटिश इतिहासकारों के इतिहास ग्रंथों में साम्राज्य निर्माण के विषय में स्वाभाविक रूप में भारत में अंग्रेजों के शासन को न्यायोचित साबित करने वाले विचारों का प्रतिपादन किया। अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग तर्क प्रस्तुत किए गए तथा न केवल भारतीय समाज और संस्कृति की आलोचना की गई बल्कि उनका अपमान भी किया गया। भारत को जीतने वाले तथा शासन करने वाले सैनिकों तथा प्रशंसकों की अत्यंत प्रशंसा की गई तथा जोरदार ढंग से दुनिया को बताया गया कि पैक्स ब्रिटानिका अर्थात अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई शांति से भारत को कितना लाभ हुआ है। उपनिवेशवादियों इतिहास लेखन की विशिष्टता, इतिहास लेखन को विशिष्टता विचारधारात्मक चेतना का अभाव था। लियोपोल्ड फॉन रानके तथा प्रत्यक्षवादी इतिहास लेखन ने 19वीं और 20वीं शताब्दी में अपना प्रभाव बनाए रखा तथा इतिहासकार की वस्तुनिष्ठता की धारणा पर बल दिया तथा इस प्रकार ऐतिहासिक विमर्श में विचारधारात्मक जुड़ाव की संभावना को अलग कर दिया। आज़ादी के बाद आज़ादी के पूर्व इतिहास लेखन की आलोचना के क्रम में उपनिवेशवादी इतिहास लेखन के विचारधारात्मक आयाम उभर कर सामने आए। भारत में यह आलोचना मुख्य रूप से उभरी जबकि स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज ऑफ लंदन के C.H. फिलिप्स ने अपनी पुस्तक दी हिस्टोरियंस ऑफ इंडिया पाकिस्तान एंड सिलोन में इतिहास लेखन के विस्तृत सर्वेक्षण के क्रम में इस विषय को नहीं उठाया। दो अर्थों में उपनिवेशवादी इतिहास लेखन पद का प्रयोग किया गया है। एक का संबंध औपनिवेशिक देश के इतिहास से तथा दूसरे का संबंध उपनिवेशवादी स्कूल से प्रभावित कृतियों से है। उपनिवेशवादी इतिहास लेखन पर आज अधिकांश इतिहास इसी दूसरे अर्थ में विचार करते हैं। वास्तव में इन पदाधिकारियों के द्वारा औपनिवेशिक देश के विषय में किए गए लेखन का संबंध औपनिवेशिक शासन के वर्चस्व तथा वैधता को स्थापित करने की आकांक्षा से संबंधित है। इसी कारण इन अधिकांश ऐतिहासिक ग्रंथों में भारतीय समाज तथा संस्कृति की आलोचना की गई है। दूसरी तरफ पश्चिमी संस्कृति तथा मूल्यों की प्रशंसा करते हुए भारत में इस साम्राज्य की स्थापना में योगदान करने वाले व्यक्तियों की प्रशंसा की गई है। जेम्स मिल, माउंट स्टुअर्ट, F. लिस्टन, विंसेंट स्मिथ तथा अन्य कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा भारत का इतिहास लिखा गया जो इस प्रवृत्ति का ज्वलंत उदाहरण है। उनके द्वारा उपनिवेशवादी इतिहास लेखन के स्कूल की स्थापना की गई जिन्होंने साम्राज्यवादी देश की प्रशंसा की तथा देशी जनता को निम्न दृष्टि से देखा। भारत को इस प्रकार के लेखन में एक अवरुद्ध समाज के रूप में देखा गया तथा ब्रिटेन की तुलना में पिछड़ी सभ्यता तथा संस्कृति के रूप में चित्रित किया गया। यह कहा गया कि ब्रिटेन की सभ्यता भारत की तुलना में बहुत अधिक उन्नत है तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तो भारत का कोई स्थान नहीं है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन है, उपनिवेशवादी इतिहास लेखन क्या है? उपनिवेशवादी इतिहास लेखन से जुड़े इतिहासकारों की कुछ प्रमुख कृतियों की चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन आया है ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है MHI 3 में, इग्नू में। तो बट कभी कभी ये होता है कि कभी इसको घुमा के उपनिवेशवादी इतिहास लेखन को औपनिवेशिकवादी इतिहास लेखन भी कह देते हैं। कभी उपनिवेशवादी इतिहास लेखन से जुड़े इतिहासकारों की प्रमुख कृतियों की चर्चा कीजिए लिखा है, कभी दो इतिहासकारों की चर्चा कीजिए लिखे रहते हैं, या फिर कुछ इतिहासकारों की। इसको थोड़ा सा घुमा के जो है दे दिया जाता है, बट इसका आंसर अब हम देख लेते हैं। आंसर 18वीं शताब्दी में इतिहास लेखन न के बराबर था। अंग्रेज इस काल में भारत पर अपनी सत्ता कायम करने में इस प्रकार व्यस्त थे कि इतिहास लिखने का उनके पास समय ही नहीं था। चार्ल्स ग्रांट 18वीं शताब्दी के एक ऐसे प्रमुख लेखक हुए जिन्होंने अपने लेखन में इतिहास का पुट दिया तथा 1792 में उन्होंने ऑब्जर्वेशन ऑन द स्टेट ऑफ सोसाइटी एमंग द एशियाटिक सब्जेक्ट्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। वे इवेंजेलिकल स्कूल अर्थात ईसाई धर्म प्रचारक स्कूल से संबंधित थे, जिसकी यह मान्यता थी कि भारत में ईसाई धर्म की रोशनी फैलाना अंग्रेज शासकों की प्राप्त दिव्य नीति है तथा जिसका उद्देश्य भारत को आदिम धार्मिक आस्थाओं तथा अंधविश्वासों के कुएं से बाहर निकालना है। जबकि 19वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों तक भारतीय समाज और इतिहास पर विरले ही इस प्रकार का लेखन देखने को मिलता था। भारत में 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक में अंग्रेजों का शासन सुदृढ़ हुआ था। उन्होंने अपने हाथ पांव फैलाना शुरू किया। 1815 में नेपोलियन था फ्रांस में विजय प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटेन ने केवल यूरोप की प्रथम दर्जे की ताकत बन गया, बल्कि ब्रिटेन में पहली औद्योगिक दर्जे की क्रांति हुई। ब्रिटेन में पहली औद्योगिक जो क्रांति है, औद्योगिक दर्जे की क्रांति वो हुई तथा यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली औद्योगिक देशों के रूप में उभर कर सामने आया। अंग्रेजों द्वारा भारत के विषय में किया लेखन उनकी घमंड तथा आत्मविश्वास को दर्शाता है, जिसके अनुसार वे एक ऐसे देश पर राज्य करते हैं जो सभी क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है। 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक से अंग्रेजों के इतिहास लेखन में दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। 1806 और 1818 के बीच लगभग इसी समय में जेम्स मिल ने भारत के इतिहास पर अनेक ग्रंथों की रचना की तथा भारत के विषय में अंग्रेजों की सोच पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक इस पुस्तक के प्रथम 3 खंडों में प्राचीन तथा मध्ययुगीन भारत का सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, जबकि अंतिम 3 खंडों
खंडों भारत में अंग्रेजी राज की चर्चा की गई है। इस किताब की बहुत प्रशंसा हुई है और 1820, 1826 और 1840 में इसका पुनर्मुद्रण हुआ था। हैलीबरी स्थित ईस्ट इंडिया के कॉलेज में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले ब्रिटिश इंडियन सिविल ऑफिसर्स के लिए आधारभूत पाठ्यक्रम बन गया। 1840 के दशक तक यह पुस्तक अप्रासंगिक हो गई थी तथा इसके संपादक एच विल्सन ने 1844 अपनी संपादकीय टिप्पणी में इस बात का खुलासा किया। विल्सन के द्वारा इस पुस्तक में अनेक तथ्यात्मक भूलों की तरफ भी इशारा किया गया, लेकिन तब भी इस पुस्तक को क्लासिक कृति का दर्जा प्राप्त होता रहा। मिल ने कभी भी भारत का भ्रमण नहीं किया और भारत के विषय में उन्होंने जो पुस्तक लिखी वह अंग्रेज लेखकों के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसी सीमित जानकारी पर आधारित है। भारत में रहने के दौरान कई अंग्रेज अफसरों ने भारत और भारत के लोगों के विषय में अपने पूर्वाग्रह व्यक्त किए थे, उसी का प्रतिबिंबन इस पुस्तक में हुआ है। विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और विवेचन की सीमाओं के बावजूद दो कारणों से यह किताब महत्वपूर्ण थी। इसका एक मुख्य कारण है कि जेम्स मिल दार्शनिक जेरेमी बेंथम द्वारा प्रेरित उपयोगितावादियों के प्रभावशाली राजनीतिक तथा आर्थिक स्कूल से संबंधित थे। मिल ने भारत का जो इतिहास लिखा उसकी उपयोगिता अभिव्यक्ति तो थी, साथ ही साथ भारत में ब्रिटिश प्रशासन के लिए इसमें यूटिलिटेरियन या अर्थात उपयोगितावादी एजेंडा भी अंतर्निहित था। इस पुस्तक के प्रभावी होने का एक कारण था जिसकी ओर अक्सर लोगों का ध्यान उतना ही जाता जितना जाना चाहिए। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में लिखी इस पुस्तक में उस समय की मानसिकता दिखाई पड़ती है। यूरोप में आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में विजय और औद्योगिक समृद्धि के बाद अंग्रेजों के वर्चस्व के बाद यह मानसिक बनावट बनी थी। जेम्स मिल घमंड से चूर साम्राज्यवाद का संदेश प्रसारित करते हैं तथा उन्होंने ऐसा ही लिखा है जैसा उस समय इंग्लैंड के पाठक पढ़ना और सुनना चाहते थे। एक तरफ जहां जेम्स मिल इतिहास की उपयोगितावादी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं तो दूसरी ओर उनके प्रतिद्वंदी माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन की कृति को दार्शनिक जुड़ाव की दृष्टि से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। एल्फिंस्टन भारत में प्रशासनिक अधिकारी थे, उनकी नौकरी का अधिकांश समय भारत में बीता था। भारत पर इतिहास लिखने के लिए उनके पास मिल की तुलना में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध थी। उनकी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मोहम्मदन इंडिया 1841 भारतीय विश्वविद्यालय में 1857 के बाद स्थापित एक महान पाठ्यपुस्तक मानी जाती थी तथा अगली शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इसका पुनर्मुद्रण किया गया। इसके पश्चात एल्फिंस्टन ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश पावर इन द ईस्ट नामक पुस्तक लिखी, जिसमें अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से हेस्टिंग शासनकाल तक ब्रिटिश शासन के प्रसार तथा सुदृढ़ीकरण का वर्णन किया गया है। एल्फिंस्टन के लेखन से प्रभावित होकर भारतीय इतिहास लेखन में हिंदू और मुस्लिम शासनकाल की बजाय प्राचीन और मध्यकाल नामकरण को बढ़ावा मिला। हालांकि विशेष रूप में भारत में एल्फिंस्टन की पुस्तकें असरदार पाठ्य पुस्तकें थी, लेकिन 1860 के दशक में जे टेलबॉय व्हीलर के द्वारा अधिक पेशेवर तथा बेहतर इतिहास लिखा गया। व्हीलर ने 1867 से 1876 के बीच 5 खंडों में हिस्ट्री ऑफ इंडिया का वृहद इतिहास लिखा था। इसके बाद सर्वे ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल 1886 नामक पुस्तक लिखी। एल्फिंस्टन के बाद विंसेंट स्मिथ का नाम आता है, जिनके द्वारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई, जो ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्वेंट इतिहासकारों की लंबी परंपरा की महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। 1911 में जब एल्फिंस्टन की ऐतिहासिक कृति हिंदू और मोहम्मदन इंडिया का प्रकाशन हुआ तो उसी वर्ष विंसेंट स्मिथ का समग्र इतिहास प्रकाशित हुआ। उनकी यह कृति प्राचीन भारतीय इतिहास पर किए गए उनके प्रारंभिक शोध और एल्फिंस्टन के बाद अंग्रेज शोधार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान पर आधारित है। 1911 से लेकर लगभग 20वीं शताब्दी की मध्य तक विंसेंट की लिखी पुस्तक लगभग सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ाई जाती थी। विंसेंट स्मिथ की पुस्तक को एक पेशेवर लेखन के रूप में देखा गया था। यह माना गया कि इस पुस्तक की तुलना में कोई दूसरी पुस्तक नहीं है। उनका दृष्टिकोण भारतीय इतिहास के प्रति अनेक अर्थों में भारत में अधिकारी के रूप में अनेक अनुभव से ही प्रभावित है। 1885 के बाद होने वाले राष्ट्रवादी आंदोलन था 1905 में बंग भंग के विरुद्ध होने वाले राजनीतिक आंदोलन ने भारतीय इतिहास के विषय में उनकी दृष्टि को प्रभावित किया। जैसे कि एक बार भारत की एकता की क्षणभंगुरता की ओर इशारा करते थे तथा उनके द्वारा यह जताने की कोशिश की गई कि यदि मजबूत साम्राज्य सत्ता कायम नहीं रही तो चारों ओर बदनाम का फैलाव बढ़ेगा तथा देश के टुकड़े हो जाएंगे। उन्होंने अनेकों बार भारतीय पाठकों को बड़े प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय साम्राज्यों के पतन का हवाला देते हुए बताया है कि शाही ब्रिटेन के मजबूत हाथों से भारत सुरक्षित है तथा इसी कारण स्थायित्व और शांति प्राप्त है। ब्रिटिश सत्ता जिस दिन समाप्त होगी उसी दिन ब्रिटिश शासन द्वारा अर्जित सभी विकास मिट्टी में मिल जाएंगे। विंसेंट स्मिथ ने राष्ट्रवादी आंदोलन की संभावनाओं और भारतवासियों को अपनी नीति का फैसला खुद करने देने के राजनीतिक प्रश्न को अलग कर दिया था, उसको महत्व नहीं दिया। लेकिन ब्रिटिश शासन के अंतिम वर्षों में यह राजनीतिक प्रश्न महत्वपूर्ण बनता जा रहा था और 1934 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक दृष्टिकोण को अधिक बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने वाली ऐतिहासिक कृति का प्रकाशन हुआ। राइज एंड फुलफिलमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक यह कृति पिछली ऐतिहासिक कृतियों से भिन्न थी और इसमें एक उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया गया था तथा बहुत हद तक भारतीय राष्ट्रीय आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति प्रदान की गई थी। इसके लेखक एडवर्ड थॉमसन और जी.टी. गैरेट थे। एडवर्ड थॉमसन एक धार्मिक प्रचारक थे जिन्होंने बंगाल के कॉलेज में कई सालों तक अध्यापन का काम किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर से उनकी अच्छी मित्रता थी। जी.टी. गैरेट एक प्रशासनिक अधिकारी थे। 11 साल भारत में नौकरी करने के बाद उन्होंने इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अपनी इस पृष्ठभूमि के कारण प्रशासनिक अधिकारी द्वारा लिखे गए इतिहासों से उनका नजरिया भिन्न था। थॉमसन और गैरेट को कंजर्वेटिव अंग्रेज नेताओं की आलोचना का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर भारतवासियों को सरकारी रूप में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों की अपेक्षा उनकी पाठ्यपुस्तकें अधिक विश्वसनीय लगी। भारत की आजादी के 15 वर्ष पूर्व इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। इससे संकेत प्राप्त होता है कि अंग्रेजों के बीच प्रगतिशील और उदारवादी रवैये की सोच बदल रही थी। इसी बदलती मानसिकता के परिणाम स्वरूप 1947 में साम्राज्य सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार करने को बाध्य हुआ। जेम्स मिल से लेकर थॉमसन और गैरेट तक इतिहास लेखन ने लंबा रास्ता अपनाया। 19वीं शताब्दी में इतिहास लेखन की शुरुआत हुई जो भारत में अंग्रेजी राज के अंतिम वर्षों तक कायम रही। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट